हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, क्या लिखा है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस हमने 2 क्लासेस में स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट के क्वेश्चन करे हैं। मतलब इसका पार्ट नंबर 1 हो चुका है और सेकेंड हो चुका है। पार्ट नंबर 1 में हमने 10 क्वेश्चन करे। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन थे। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने फिर 10 क्वेश्चन करे। इसका लेवल इससे पार्ट 1 से कंपेरेबल हाई था। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। देखो, आज का जो लेवल है ना, वो काफ़ी हाई है, तो इन क्वेश्चनों को हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा। बाकी देखो, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट में क्या होता है, मैंने बताया था आपको। एक स्टेटमेंट दी होती है। स्टेटमेंट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम, मान लो प्रॉब्लम दी होती है, वो क्वेश्चन मार्क में होती है, आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में आपको तर्क देने होते हैं। और तर्क दो देने होते हैं, उसमें दो, मतलब कि 2 ऑप्शन, मान लो 2 ऑप्शन होते हैं, 1 एंड सेकंड, कितने भी हो सकते हैं, फिलहाल 2 मानो। तो एक में यस लिखा होता है। ठीक है, मतलब इसके बारे में यस लिखा होगा या यस या नो। फिर क्वेश्चन दिया होगा, मतलब कि उसका तर्क दिया होगा, आर्गूमेंट। इसी तरीके से दूसरा होता है, ये दोनों नो भी हो सकते हैं, यस भी हो सकते हैं, या एक यस या एक नो हो सकता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक सीरीज चल रही है, 100+ पजल करवाऊंगा इसमें बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये प्री ओरिएंटेड क्लासेस सारी जो आपके प्री में आती है ना, उसमें उसके लिए है ये सारी। इसको ज्वाइन कर सकते, करना चाहे तो। देखो, ये है जो हमारा था। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। देखो, ये है ना, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये डन है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी 5 क्लासेस करवाई थी। सेकंड जो टॉपिक मैंने करवाया था, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसकी भी 5 क्लासेस, और कॉज एंड इफेक्ट की भी 5 क्लासेस। अगर आपने ये नहीं देखी है तो देख लें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखो, ये चल रहा है हमारा स्टेटमेंट आर्गूमेंट। फिर इसके बाद आगे ये चलेगा, ये चलेगा। तो देखो, इसकी 2 क्लास हो चुकी है। क्लास नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। ये देखो, पार्ट नंबर 3 है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे रिवाइज के लिए, जो मैंने आपको क्लास नंबर 1 और 2 में भी पढ़ाए थे। देखो क्या बोलता है ये, वाइल यू मेक अ डिसीजन अबाउट अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जब आप एक डिसीजन लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इट इज़ डिजायरेबल टू बी एबल डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट। देखो, कहना यह चाहता है, जब भी आप किसी भी मतलब की आर्गूमेंट करोगे, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा, एक वीक होगा। तो ये आपको उसको जज करना होता है। अभी क्या होता है स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, वीक, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था और आगे भी हम पढ़ेंगे। दूसरा ये है, देखो, फॉर वीक आर्गूमेंट, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम सीधा चलते हैं अगली स्लाइड में। ये देखो, यहाँ से है स्टार्ट। आर्गूमेंट क्या होता है, टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड शोइंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी के बारे में बोलना और किसी के बारे में दर्शाना। विच हैज़ अ वैलिड एक्शन, देखो वैलिड एक्शन होना चाहिए, रीजनेबल और लॉजिकल टू बी राइट। ये होता है आर्गूमेंट। मतलब आर्गूमेंट पूछे तो आपसे क्या होना चाहिए, एक तो वैलिड एक्शन होना चाहिए, और रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखो, इसमें स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये, ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इज वन विच इज लॉजिकल, जो लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, और यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्या मतलब है, देखो, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आप कैसे पहचानोगे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वीक आर्गूमेंट भी पूछ सकता है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट वो आर्गूमेंट होता है जो लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल। ऐसे नहीं कि किसी से उसका फ़ायदा हो रहा है, किसी से नुकसान। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक हो जाता है। तो सिमिलर है, देखो, जब वीक के बारे में पढ़ोगे, तो वीक ऐसा होता है कि जो आपका इलॉजिकल हो, इम्प्रैक्टिकल हो, और रीजनेबल एप्लीकेबल ना हो। ये है इसमें। तो देखो, ये मैंने लास्ट 2 क्लासेस में भी करवाया था। देखो, बाकी क्या है, देखो, ऑप्शन इस तरीके से होते हैं इसके अंदर, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। पर ये वाले आज हमारे ऑप्शन नहीं, आज हमारा थोड़ा लेवल इनका हाई है क्वेश्चन का। ये देखो, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। देखो, इस तरीके के आपके पीओ मेंस में पूछे जाते हैं। ये देखो क्या है, अब देखो क्या दिया है इसमें। देखो, 4 आर्गूमेंट दिए हैं, हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। स्टेटमेंट मैंने बताया था, देखो क्वेश्चन मार्क में होगी, आपके सामने एक प्रॉब्लम होगी या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बेसिस में आपको, देखो, येस होगा, नो होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम येस नो से तो जज कर नहीं कर सकते। इसके बाद जो लाइन होती है ना, उससे जज कर सकते हैं कि ये हमें, मतलब क्या फाइंड करना पड़ता है। पिछली 2 क्लासेस से हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट और वीक आर्गूमेंट। और देखो, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, स्ट्रॉन्ग ही पूछा गया है, आपका वीक भी हो सकता है। तो उसमें बताओ स्ट्रॉन्ग पहला है या ये ऑप्शन है, ये फिर हम देख बाद में पढ़ के जज करेंगे इसको। देखो, पहले पढ़ते हैं इसको, आराम से पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, शुड इंडिया गो इन फॉर कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर। मतलब बोल रहा है, शुड इंडिया को, मतलब इंडिया को जाना चाहिए फॉर कंप्यूटराइजेशन में, इन ऑल पॉसिबल सेक्टर, जितने भी उसके पॉसिबल सेक्टर है सब में कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया है।
तो जो इसका आर्गूमेंट है ना वो इसी में से करना है। तो मैंने बताया था आर्गूमेंट में आप सबसे पहले क्या करोगे, वीक पहचानोगे, स्ट्रॉन्ग, बस यही होता है। देखो बाकी इसमें हो जाएगा जो आंसर होगा। पहला बोल रहा है यस, कोई कहता है यस, पर इसके बाद जो बात कही है इससे हम पहचानेंगे। इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन वर्क, वो कहता है क्या, इसी स्टेटमेंट के बारे में कहता है। बोल रहा है ना, शुड इंडिया गो इन फॉर कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर। उसके बाद कहता है हाँ कर दो, क्यों, इससे क्या होगा, फिर उसने तर्क दिया, मतलब आर्गूमेंट क्या, इट विल ब्रिंग, ये लाएगा एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन वर्क। आप सोचो ये हमारा, बस हमें पहचानना क्या, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, आप पहचानो, मैं आगे पढ़ता हूँ जब तक। सेकंड, नो, अभी कहता है नहीं करना चाहिए ये, क्यों, इट विल बी इनजस्टिस, ये इनजस्टिस होगा टू मूवमेंटल ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर एट प्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन। क्या कहता है, मतलब ये कहता है ये मत लाओ क्योंकि ये इनजस्टिस होगा टू द मूवमेंटल ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, विच आर एट प्रेजेंट अंडर यूटिलाइज, जो अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है। थर्ड में कहता है नो, कंप्यूटराइजेशन डिमांड्स अ लॉट ऑफ मनी, कहता है नहीं लाना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर डिमांड्स करता है लॉट ऑफ मनी, विच शुड नॉट, वी शुड नॉट वेस्ट मनी ऑन इट, हमें इस पर अपनी मनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ कहता है विच एडवांस, बोलता है यस, व्हेन एडवांस कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर, जबकि एडवांस कंट्री इंट्रोड्यूस कर रही है कंप्यूटर इन एवरी फील्ड, हाउ कैन इंडिया अफोर्ड टू लैग बिहाइंड, मतलब इंडिया कैसे इसको अफोर्ड करेगा, टू इससे पीछे रह सकता है। देखो आपने ये पढ़ा, इसमें पहचानो कि इसके बारे में, इससे रिलेटेड है, इसके स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पहचानते हैं हम, ठीक है, मगर इससे रिलेटेड होना चाहिए। जब तक हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण के लिए कंप्यूटराइजेशन किया जाना चाहिए। पहला कहता है हाँ, ये कार्य और दक्षता में सटीकता लाएगा। दूसरा, नहीं, ये स्मारक मानव संसाधनों के लिए एक अन्याय होगा जो वर्तमान में कम आका गया है, ठीक है। नहीं, कंप्यूटरीकरण बहुत सारा पैसा मांगता है, हमें उस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, जब उन्नत देश, मतलब कि जो उन्नत देश है हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं, तो भारत कैसे पिछड़ सकता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं चलता हूँ इसमें, हम अब एक एक करके पहचानेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है। देखो हमें तो दोनों पहचानने हैं, हमारा आंसर से कोई लेना देना नहीं, सारे पहचाने। देखो पहला बोलता है यस, करोगे, क्यों, इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन द वर्क। देखो ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो देखो ये तो बहुत ईजी है, ये है हमारा, ऐस कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। देखो इसी से तो स्ट्रॉन्ग है, जब आप कंप्यूटराइजेशन करोगे पॉसिबल सेक्टर में, तो देखो कंप्यूटर आने से क्या होगा, ये एफिशिएंसी लाएगा और एक्यूरेसी लाएगा इन द वर्क, तो ये आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आर्गूमेंट में चलते हैं, नो, इट विल ब्रिंग इनजस्टिस, ये इनजस्टिस लाएगा टू द मूवमेंटल ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर एट प्रेजेंट अंडर यूटिलाइज। देखोगे ये वाला तो इसका ना, ये जो पॉइंट दिया है ये वीक पॉइंट है, मतलब ये वीक आर्गूमेंट है, इससे ऐसे करने से ऐसा थोड़ा ना होगा, ये बिल्कुल गलत है। अगला बोल रहा है नो, कंप्यूटराइजेशन डिमांड्स अ लॉट ऑफ मनी। आप सोचो इस कंप्यूटराइजेशन से क्या ज़्यादा मनी लाता है, चलो लाता भी हो। आगे बोलता है वाट शुड वी डू नॉट शुड वेस्ट द मनी ऑन इट, तो ये बिल्कुल गलत है, इससे नहीं होगा, ये बिल्कुल, मतलब कि देखा जाए ये गलत पॉइंट है, ये मतलब वीक है एक तरीके से। और अगला कहता है येस, व्हेन एडवांस कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर इन एवरी फील्ड, हाउ कैन इंडिया अफोर्ड टू लैग बिहाइंड, मतलब इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। देखो इसमें भी ना इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, इसने पूछा कुछ है और आर्गूमेंट ये कुछ दे रहा है। ये कह रहा है एडवांस कंट्री ऐसे करती हैं तो हम इंडिया कैसे पीछे रह सकता है, इसलिए उसको लाना चाहिए। तो ये वजह नहीं होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन का लाने के पीछे, तो देखो कारण ये होना चाहिए, इसके लाने से फ़ायदा क्या होगा, देखो यही तो होगा, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, इससे ये फ़ायदा थोड़ा ना होगा कि भाई दूसरा देश आपका कर रहा है तो इंडिया को भी उसकी होल्ड करनी चाहिए। ये हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो देखो मैंने कैसे पहचाना, इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग वीक पहचानने। जब ये स्ट्रॉन्ग वीक पहचान लेते हो तो इसमें देखो जो आंसर होगा वो टिक कर देना। तो मेरा हिसाब से क्या आ रहा था, वन स्ट्रॉन्ग, तो ये आंसर होना चाहिए। तो देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग पूछा गया पर एग्जाम में वीक भी पूछ सकता है, तो इसमें पहला ही हमारा स्ट्रॉन्ग है, बाकी तीनों वीक है, ठीक है। देखो ये मैंने हिंदी में भी समझा दिया, इसका आंसर यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, क्या बोल रहा है, शुड इंडिया इमीडिएटली स्टॉप डिगिंग कोल फ्रॉम इट्स माइन, मतलब कि इंडिया को तुरंत कोल की, मतलब कि खुदाई में जो माइन में होती है ना, उनको रोक देना चाहिए, ये बोला गया है।
तो इसके पीछे आपको आर्गूमेंट देना है। देखो पहला है, येस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ़ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। तो क्या कह रहा है कि जो प्रेजेंट स्टॉक कोल का है वो लास्ट लॉन्ग नहीं है, हमें कंटिन्यू माइनिंग करनी चाहिए प्रेजेंट रेट से। ठीक है, आर्गूमेंट दे दिया उसने, मतलब कि हमें रोक देना चाहिए, इसका मतलब ये। और फिर यहाँ पर उसने आर्गूमेंट किया है, बोल रहा नो वी डू नॉट हैव ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। मतलब कि हमें क्या है, हमारे कहता है नो, हमें नहीं करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, खुदाई को मतलब कि स्टॉप नहीं करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। नो का तो वही मतलब है। वो बाकी तर्क दिया, वी डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स, हमारे पास इसके वैकल्पिक स्रोत नहीं है फॉर सुफिशियंट क्वांटिटी के। ठीक है, अगला, नो दिस विल पुट मिलियन ऑफ पीपल एट डिसएडवांटेज। बोलता है आप नहीं रोकना चाहिए, मतलब कि रोकना नहीं चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, मिलियंस ऑफ पीपल को डिसएडवांटेज होगा। कैसे होगा? एंड देयर लाइफ विल गेट एडवर्स अफेक्टेड एंड ऑल्सो टू द इंडस्ट्री। तो ठीक है, अब हमें इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग पहचानना है, तो आप पहचानो। देखो जब तक मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ क्या कहना चाहता है। बोल रहा है क्या भारत को तुरंत अपने खदानों में कोयला खोदना बंद कर देना चाहिए? पहला कहता है हाँ, कोयले का वर्तमान स्टॉक लंबे समय तक नहीं रहेगा यदि वर्तमान दर पर खनन जारी रखते हैं तो। ठीक है, दूसरा, नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है। बोल रहा नेक्स्ट, बोल रहा नहीं, ये लाके लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, उनके जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उद्योग पर भी। अब देखो इसमें देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। तो पहले हमने स्टेटमेंट समझ लिया, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हमें वीक और स्ट्रॉन्ग पहचानना है। देखो पहला वाला जो मैंने देखा ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोयल इज नॉट लास्ट लॉन्ग इट विल कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। तो ये देखा जाए ये वीक है हमारा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि बोल रहा है जो प्रेजेंट स्टॉक है ना कोयल का, वो लास्ट लॉन्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी खुदाई को रोक देना चाहिए। ठीक है, अगला बोल रहा नो वी डू नॉट हैव ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ सफिशियंट क्वांटिटी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बोल रहा है हम जो हमारे पास है ना कोयले के अलावा और कोई एनर्जी का स्रोत नहीं है, तो हमें ना उसको क्या कहते हैं, स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको जारी रखना चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ये बोल रहा है नेक्स्ट वाला, इन दिस मिलियन ऑफ, पहले बोला नो, दिस विल पुट मिलियन ऑफ पीपल एट डिसएडवांटेज। इससे क्या होगा, अगर हम खुदाई को जारी रखते हैं तो मिलियन ऑफ पीपल को डिसएडवांटेज होगा। कैसे होगा? देयर लाइफ में विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड होगी, और इंडस्ट्री को भी देखो बिल्कुल होगी। जब ये आप बंद कर दोगे तो जो इससे लोग जुड़े हुए हैं उसको फ़र्क पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सही, को काफ़ी लोग हमारे कोयला क्षेत्र में, तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मेरा आंसर इसमें होना चाहिए सेकंड एंड थर्ड स्ट्रॉन्ग। तो कहीं सेकंड थर्ड दे रखा है, देखो ये है, तो बी वाला आंसर होना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये है, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। शुड द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया बी हेल्ड एवरी 3 years एज अगेंस्ट 5 year एट प्रेजेंट। बोल रहा है मतलब कि क्या देयर शुड, मतलब शुड भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं इन इंडिया में, वो होने चाहिए हर 3 साल में। जो हमारे 5 साल में भी प्रेजेंट में चल रहे हैं उनके, मतलब कि 5 साल को ख़त्म करके 3 साल में कर दो, ये कहने का मतलब है। अब इसमें आर्गूमेंट देने हैं आपको, तो पहले पहचानना है। ठीक है, बोल रहा नो, पहला है नो, पहले का नो मतलब कि इसके बोला नहीं करना चाहिए। दिस विल एनहेंस वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। मतलब क्या होगा, अगर आप ये करोगे 5 साल की बजाय 3 साल में करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो वेस्टेज होगी मनी और रिसोर्स की होगी। तो आप पहचानो उसको स्ट्रॉन्ग है या वीक पॉइंट है। अगला यस, वो कहता है हाँ कर दो, 3 जगह 5 साल की जगह 3 साल में इलेक्शन कर लो पार्लियामेंट्री। क्यों? दिस विल हेल्प, ये हेल्प करेगा द वोटर टू चेंज परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट मच डिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने मान लो 5 साल में चुना, अब किसी को चुना वो 5 साल रहेगा, अगर मान लो किसी ने चुना वो अब वो 3 साल रहेगा, तो उसमें क्या होगा, अब ना उसमें डिले नहीं होगा, मतलब कि जो नया रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, पहचानते हैं। नेक्स्ट है नो, अगला कहता है नहीं करना चाहिए। क्यों? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट हैव इनफ टाइम, उसके पास इनफ टाइम नहीं होगा टू सेटल होने के लिए, एंड कंसंट्रेट टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं और समझ आएगा। क्या भारत को संसदीय चुनावों को वर्तमान में 5 साल के बजाय, मतलब 5 साल के मुकाबले 3 साल में होना चाहिए? पहले बोलता है नहीं नहीं करो, मतलब कि ये काम नहीं करना चाहिए, इससे धन और संसाधनों का व्यय होगा, इससे रिलेट करना।
बोल रहा हाँ कर देना चाहिए, इससे मतदाता और गैर प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों को के बिना ज़्यादा टाइम बदल मतलब कि बिना ज़्यादा देरी से बदलने में मदद मिलेगी। थर्ड बोल रहा नहीं, चुने गए प्रतिनिधियों के पास विकासात्मक गतिविधियों को निपटने के पास ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। देखो हमें अब इसमें पहुंचाना है वीक और स्ट्रॉन्ग। पहला मैंने पढ़ा, देखो ये वाला क्या क्या होगा पॉइंट आपने देखा। देखो ये बोल रहा है इससे ना क्या होगा, देखो इससे समय बर्बाद होगा, रिसोर्सेज बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग है ये। क्यों होगा? क्योंकि देखो जब इलेक्शन हमारे 5 साल में होते हैं कितना खर्चा होता है, अब वो 3 साल में हो गए, तो देखो 2 साल तो यहाँ पर कम हो गए, तो 2 साल में तो खर्चा जो मतलब कि बचता है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये बोल रहा है देखो यस दिस विल ब्रिंग द वोटर टू चेंज नॉट परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट डिले। तो देखो ये हमारा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक पॉइंट है, ठीक है। ये इससे मतलब कि मतलब जो तर्क दिया है ना इसने वीक दिया है। अगला बोल रहा है ये नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट इनफ टाइम टू सेटल एंड कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो देखो वही कहने का मतलब है कि अगर मान लो आप जल्दी चुनोगे, जल्दी चुनाव होंगे, तो जो चुने गए व्यक्ति हैं उनको टाइम नहीं मिलेगा इनफ सेटल होने के लिए और अपनी एक काम करने के लिए। ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा फर्स्ट और थर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, शुड ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री बी ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट से कंट्रोल। ये बोल रहा है जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं किधर इंडिया में, वो अंदर लाने चाहिए गवर्नमेंट कंट्रोल के। ठीक है, ये पूछा गया, अब इस पे आपको तर्क देना है और चुनना इसी में से है। तो देखो पहले हम स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानेंगे। नो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एडुकेट रिसोर्सेज टू रन सच इंस्टीट्यूट एफिशिएंटली। वो कह रहा है ऐसा मत करो क्योंकि गवर्नमेंट के पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है जो इन इंस्टीट्यूट को वो चला सके। ठीक है, तो आप सोचो ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वैसे काफ़ी इजी पॉइंट है, आप इसको आसानी से पहचान लोगे। बोल रहा है अगला बोलता है नो ईच इंस्टीट्यूट शुड बी गिवन फ्रीडम। सभी इस इंस्टीट्यूट को फ्रीडम देनी चाहिए। देखो ये वर्ड को करना ईच को है। टू फंक्शन इट्स फंक्शन ऑन इट्स टू फंक्शन ऑन इट्स ओन। ठीक है, मतलब जैसे फंक्शन करने चाहते हैं वो खुद करें। थर्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है थर्ड में, इसको इरेज कर लेते हैं। बोल रहा है थर्ड है यस दिस, ऐसा करना चाहिए, दिस विल अनेबल टू हैव स्टैंडर्डाइजेशन इन एजुकेशन ऑल स्टूडेंट्स, मतलब कि स्तर बढ़ेगा ऑल स्टूडेंट्स का। यस ओनली देन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो कोई वर्ड है ना ओनली ईच, इसको जरा ढंग से पढ़ना। मैं तब तक इसको हिंदी में समझा देता हूँ। देखो क्या कहना चाहता है, क्या क्या देश में सभी जो मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूट है, कौन से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनको सरकार के नियंत्रण में लाने देना चाहिए। हाँ, पहले कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी संस्थाओं को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। नहीं, प्रत्येक संसाधन मतलब कि संस्थान को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है इससे सभी छात्रों की मानकीकृत शिक्षा में होगी, मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन होगा। हाँ, तभी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार होगी। तो देखो मैं चलता हूँ यहाँ पर, हमने क्वेश्चन समझ लिया क्या बोला था। अब देखो इसके अंदर वर्ड पढ़ना। पहला बोल रहा है गवर्नमेंट के पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है इसको चलाने के लिए। ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर सरकार के अंडर में लाओगे तो क्या सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, रियल लाइफ से रिलेट करो उसको। तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक पॉइंट है मेरा ये। अगला बोल रहा है ईच, ये वर्ड को करो अंडरलाइन। ईच देखो सबके बारे में बोल दिया, ईच इंस्टीट्यूट शुड हैव, मतलब सबको फ्रीडम देना चाहिए, अपने बेसिस पे चले। ईच का मतलब तो सरकारी भी आ गया और गैप और प्राइवेट भी आ गया, तो ये भी वीक है। बोल रहा है यस दिस विल अनेबल टू हैव स्टैंडर्डाइजेशन एजुकेशन ऑल स्टूडेंट, मतलब इससे क्या होगा अगर सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो देखो ये कोई लॉजिक सही नहीं है, वीक है ये भी। और बोल रहा है यस ओनली द ओनली, देखो उसको करो अंडरलाइन, ओनली बोल रहा है ओनली देन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड बी इम्प्रूव, तभी आपकी क्या कहते हैं एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, जबकि किस में आएगा गवर्नमेंट के। देखो ऐसा तो नहीं होता है रियल लाइफ में, सोचो क्या होता है। देखो और भी बहुत सारे जो प्राइवेट चल रहे, क्या वहाँ के एजुकेशन सही नहीं देते, तो सही तो देते हैं, तो ये भी गलत है। तो देखो ये चारों के चारों वीक है, तो इसमें जो आंसर होना चाहिए नन इज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आज, क्या बोलता है देखो।
आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। इसको पढ़ते हैं। शुड द गवर्नमेंट बैन ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स एंड प्रोसेशंस प्रोजिशंस, मतलब कह रहा है गवर्नमेंट को बैन कर देने चाहिए सारे प्रोटेस्ट जो इंक्लूड है स्ट्राइक में और जो आपके जुलूस निकालते हैं, ठीक है, इनमें आपको सबको बैन कर देना चाहिए, ठीक है। ये दिया है हमारा स्टेटमेंट। तो इसमें आर्गूमेंट करना है। देखो पहले पे चलेंगे, क्या बोल रहे हैं। यस, वो कहता है कर देना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे, मतलब कि ये ओनली वे है टू टीच डिसिप्लिन, टू डिसिप्लिन टू द एम्प्लॉय, मतलब कि ये ओनली वे है, क्या है, जिससे कि सबक सिखाया जा सकता है एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नो, बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव इट्स सिटीजन टू द बेसिक राइट्स, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार मतलब कि जो बेसिक राइट हो सकते हैं वुमन के पास, उससे वो डिप्राइव रह जाएगा। अगर ऐसा कर देगा तो उनके राइट नहीं रहेंगे। अब बोल रहा है थर्ड में, यस दिस इज द ओनली वे टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विदाउट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्या सरकार को हड़ताल और जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो पहले कहता है हाँ करना चाहिए। कर्मचारी को अनुशासन सिखाने का एकमात्र तरीका है, ठीक है। नहीं, सरकार अपने नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है, ठीक है। हाँ, ये काम के मतलब कि जो व्यवधान के बिना अधिकतम प्रोडक्टिविटी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन समझ गए क्या था। अब हमें क्या करना है, वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को पिक करना है। देखो बोल रहा है पहले हाँ यस दिस इज़ द ओनली वे टू टीच द डिसिप्लिन ऑफ एम्प्लॉय। बिल्कुल सही है। क्यों होगा देखो इसमें बताता हूँ। क्योंकि देखो काफ़ी तर जो ज़्यादातर गवर्नमेंट होते जो वो क्या करते, प्रोटेस्ट करते, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होता है, देखो उससे उनका जो डिसिप्लिन सिखाने का तरीका, ये डिसिप्लिन की बात कर रहा है तो बिल्कुल सही है। डिसिप्लिन सिखाने का तरीका तो है, अगर आप ये कर दोगे तो उनमें डिसिप्लिन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव। अब बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट डिप्राइव नहीं कर सकता सिटीजन को दे सर बेसिक राइट। देखो ये भी सही है, यहाँ पर नो लिखा है पर ये भी सही, क्योंकि देखो उनको बेसिक राइट होते हैं ह्यूमन के कुछ, उसमें ये भी होता है कि वो कहीं भी मतलब स्वतंत्रता होती है अपनी बात बोलने की, प्रोटेस्ट करने की, बिल्कुल सही है। तीसरा है दिस इज़ द ओनली वे टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। देखो ये वाला गलत है, ये वीक वीक होगा। क्यों होगा, ये बोल रहा है एकमात्र तरीका है प्रोडक्टिविटी। यहाँ प्रोडक्टिविटी आई थी, यहाँ देखो डिसिप्लिन आया था, फर्क है दोनों में। मतलब प्रोडक्टिविटी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, मतलब यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ये बिल्कुल बात गलत है। तो मेरा होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब देखो और अच्छा क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या बोल रहा है, शुड देयर बी कंप्लीट बैन on Indian professionals seeking jobs elsewhere after getting their education in India। क्या कहना चाहता है, मतलब कि शुड देयर बी कंप्लीट, मतलब कंप्लीट बैन कर दो इंडियन प्रोफेशनल्स के पर जो जॉब करते हैं एल्सवेयर, मतलब कि सीधा सा बताता हूँ क्या मतलब है। मतलब कि जो मतलब कि इंडियन लोग हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी डिग्री पाते हैं और क्या कहते हैं जॉब कहीं और करते हैं, उन पर बैन लगा देना चाहिए ताकि वो इंडिया में रह के जॉब कर सके। ये हमारा है। अब इस पर हमें तर्क देना है। देखो क्या है, पहले बोलता है यस दिस इज़ द ओनली वे, ये मतलब कि ओनली वे है टू सस्टेन प्रेजेंट रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का एकमात्र तरीका है ये। नो, द इंडियन सेटल अब्रोड, जो इंडियन है अब्रोड में, सेंड यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एंड दिस कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट है नो, नो बोलता है द प्रैक्टिकल नॉलेज गेंड बाय द इंडियन बाय वर्किंग इन अदर कंट्री हेल्प इंडिया डेवलप्ड इन इट्स इकोनॉमी। तो देखो मैं जब तक इसको आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। कह रहा है क्या भारत में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहीं और नौकरी करने वाले भारतीय मतलब प्रोफेशनल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला बोल रहा है हाँ कर दो ऐसा। क्यों, ये भारत में तकनीकी विकास के वर्तमान दर को बनाए रखने में एकमात्र तरीका है। दूसरा, नहीं, विदेशों में बसे गए भारतीय बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश भेजते हैं, ठीक है, और ये विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोलता है नहीं काम, मतलब नहीं काम करने वाले भारतीय द्वारा प्राप्त किए गए व्यावहारिक ज्ञान अन्य देशों में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक पहुंचाना है। देखो पहला मैंने पढ़ा है कर दो। क्यों कर दो, ये ओनली वे है। देखो पढ़ो वर्ड ओनली वे,
सस्टेन्ड प्रेजेंट रेट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिया, मतलब एक ही तरीका है क्या, इससे ही टेक्नोलॉजी होगी और कोई से टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो ये तो वीक पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया ओनली वे। अगला बोला नो इंडियन सेटल अब्रोड, मतलब जो अब्रोड में जाते हैं सेंड ह्यूज अमाउंट, वो काफ़ी अमाउंट भेजते हैं फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, और ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, तो ये भी गलत है, मतलब ये इससे कोई लॉजिक कोई फिट बैठ नहीं रहा, वीक पॉइंट है। और अगर नो द प्रैक्टिकल नॉलेज गेंड, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेंड बाई इंडियन है, मतलब जो थ्योरिटिकल नहीं मिलती वो वर्किंग है, वो क्या करेगा इन अदर कंट्री हेल्प डेवलप इन इकोनॉमी, ये भी वीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इससे इंडियन इकोनॉमी तो कोई बढ़ेगी नहीं, ठीक है, मतलब कि उससे प्रैक्टिकल नॉलेज कर रहा है और फिर अदर कंट्री में काम कर रहा है, तो उससे इंडियन कंट्री को डेवलप होने में क्या मिलेगी, वो तो दूसरा देश डेवलप होगा उधर काम करेगा, तो ये भी गलत है। तो इसमें देखो कोई भी मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं, तो तीनों वीक हैं, ठीक है, तो तीनों वीक वाला आंसर तो है नहीं, तो मैं आएगा नन इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कम्प्लीटली फ्रॉम वाचिंग टेलीविजन, मतलब बोल रहा है जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कंप्लीटली क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए टेलीविज़न देखने से, टीवी। तो देखो पहला आर्गूमेंट है, चार है इसमें, पढ़ेंगे वन बाई वन। क्या बोल रहा है, नो, कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि उनको देख बैन नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। क्यों? आगे वो तर्क देता है, वी गेट वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविज़न, मतलब बोल रहा है हमें एक बड़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, एजुकेशन थ्रू टेलीविज़न, ठीक है। अगला, यस इट हैम्पर्स द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, ये हैम्पर करता है स्टडी ऑफ चिल्ड्रन के, ये भी ठीक है, मतलब ये हम रीड कर रहे हैं, आप पहचानो उसका। बोल रहा है यस यंग चिल्ड्रन आर मिसगाइड, मतलब यंग चिल्ड्रन मिसगाइड होते हैं बाई सर्टन प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम है वो फ्यूचरिंग जो करते हैं सेक्स एंड वायलेंस, ठीक है। अगला बोलता है नेक्स्ट हमारा, नो दिस इज द ओनली वे टू एजुकेट द मैसेज। तो देखो अब क्या है, इधर मैं पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है, क्या बच्चों को टेलीविज़न देखने से पूरी तरह रोक देना चाहिए, पूरी तरह को अंडरलाइन करो, नहीं, हमें टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। हाँ, ये बच्चों को मतलब कि उनकी स्टडी को हैम्पर करती है, ये युवा बच्चों को कुछ कार्यक्रम द्वारा गुमराह किए जा रहे जिसमें सेक्स और हिंसा के विशेषता होती है, नहीं, ये जनता को शिक्षित करने का एकमात्र तरीका है। तो देखो मैं क्या, अब मैं चलूँगा इस पर, मैं पहचानूंगा वीक और स्ट्रॉन्ग। तो देखो इसके अंदर हमें इससे रिलेटेड करना है। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन क्या था कि हम मतलब बोला गया है आपसे, मान लो पूछा गया है कि आप खुद सोचो रियल लाइफ से रिलेट करके, कंप्लीटली बैन होना चाहिए चिल्ड्रन का, किससे, जो टीवी देखते हैं उनको, मतलब रोका जाना चाहिए। पहला बोलता है यस, मतलब नो, पहला बोलता है मत करो ऐसा, क्यों, इट गेट वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन फ्रॉम द टेलीविजन, ये बात बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि देखो इससे हमें टेलीविज़न से तो हमें क्या कहते हैं, रिगार्डिंग एजुकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल बात सही है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं, नो यस इट हैम्पर स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, देखो इसमें एक के बारे में नहीं सोचना, पूरे आपको मतलब कि पूरे मतलब कम्युनिटी के बारे में सोचना होता है, एक किसी के बारे में अपना निर्णय मतलब कि अपनी जजमेंट नहीं करनी है। तो देखो जरूरी नहीं कि हैम्पर करेगा स्टडी को, ये बिल्कुल नहीं है। जब मान लो हमें क्या पहली लाइन में बोला गया है कि इससे हमें वो भी मिलता है एजुकेशन के बारे में क्या, इन्फॉर्मेशन, तो ये हैम्पर कैसे करेगा, पूरा हैम्पर नहीं करेगा ना, बिल्कुल गलत बात है। ये बोल रहा है यस यंग चिल्ड्रन आर मिसगाइड बाई सर्टन प्रोग्राम, तो देखो ये मेरा वीक है, स्ट्रॉन्गमेंट आर्गूमेंट वीक है, और दिए हुई है दिस इज़ द ओनली वे, मतलब कि ओनली वे है एजुकेट ऑफ दिस, ये भी देखो वीक है, ओनली वे नहीं है, तो मेरा इसमें पहला वाला आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, बाकी तीनों वीक है। देखो नेक्स्ट चलते क्या बोल रहा है, शुड एडमिशन टू ऑल प्रोफेशनल कोर्स बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस रैदर देन द एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो पढ़ते हैं क्या मतलब है इसका, कह रहा है जो एडमिशन होने चाहिए कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो किसके बेसिस में होनी चाहिए, पास्ट एकेडमिक, जैसे कि मान लो हम जैसे कि ग्रेजुएशन करते हैं तो पहले 12th के उसमें मार्क्स होते हैं ना, तो उसके बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि इंट्रेंस टेस्ट के, ये कहा गया है। तो उसमें देखो पढ़ते हैं, हमें वीक और स्ट्रॉन्ग पहचानने, पहले बोल रहा है यस, बोल रहा है कर देना चाहिए, मतलब कि ठीक है, इट विल बेनिफिशियल फॉर दोज, ये उनके लिए लाभदायक होगा
दोज कैंडिडेट हु आर अनेबल टू बियर द एक्सपेंस ऑफ इंट्रेंस टेस्ट, जो एक्सपेंस इंट्रेंस टेस्ट का उठा नहीं सकते उनके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट बोलता है यस मैनी एडवर्सिंग चिल्ड्रन सिक्योरिंग हाई मार्क्स इन देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक एजुकेशन डू नॉट परफॉर्म वेल इन द एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये कह रहा है कई स्टूडेंट जो कि आपका क्या कहते हैं एकेडमिक में ज़्यादा मार्क्स पाते हैं वो उसमें कम मार्क्स पाते हैं एंट्रेंस में, ये उसने वजह बताई है। थर्ड कहता है नो, ठीक है, क्या बोल रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी आर नॉट कंपेरेबल एंड हैंस देयर इज अ नीड टू कंडक्ट इंट्रेंस टेस्ट फॉर द कैलिब्रेट मैनर देन कॉमन यार्ड स्टिक। देखो इसमें कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा क्या कहते हैं एकेडमिक होता है और इंट्रेंस टेस्ट होता है इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है, किसी ने यहाँ मार्क्स ज़्यादा करे हैं क्या कहते हैं एकेडमिक में और इंट्रेंस में अलग है, तो ये दोनों अलग है, इनके मार्क मतलब कि अलग अलग हैं, तो हमें क्या कहते हैं इंट्रेंस टेस्ट को जारी रखना चाहिए, ये मतलब है। तो देखो मैं जब तक इसमें यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। सभी व्यवस्था ये मतलब पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के बजाय शैक्षणिक प्रदर्शन में आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो पहला बोलते हैं हाँ ये उन उम्मीदवारों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो प्रवेश परीक्षा का खर्च वहन नहीं करने में असमर्थ है। सेकंड है हाँ अपने योग्य शैक्षिक परीक्षाओं में उच्च अंक हासिल करने के लिए कई ऐसे योग्य उम्मीदवार होते हैं जो कि प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। थर्ड है नहीं विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन का मानक तुलनीय नहीं है और इसलिए एक सामान्य इंट्रेंस मतलब कि जांचने के लिए परीक्षा इंट्रेंस करवाना चाहिए। देखो पहले हमें वीक और स्ट्रॉन्ग पहचानना है आर्गूमेंट। देखो इसने बोला यस मतलब ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए जो कि एक्सपेंस नहीं उठा सकते किसका इंट्रेंस टेस्ट का, ये तो बिल्कुल वीक है। देखते ही पता चल रहा होगा ऐसा तो कुछ होता नहीं कि आप इंट्रेंस का खर्च नहीं उठा सकते, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अब वो बोल रहा है मैं नहीं क्या कहते हैं जो मतलब कि स्टूडेंट है जो क्वालिफाई कर देते हैं किस में एकेडमिक में अच्छे मार्क्स से वो परफॉर्म नहीं करते एंट्रेंस में, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ये भी वीक पॉइंट है मेरा। देखो थर्ड वाला मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें देखो मैंने बताया था क्या था, जो स्टैंडर्ड होता है ना एग्जामिनेशन का असेसमेंट करने के लिए वो कंडक्ट होता है बाय डिफरेंट बोर्ड से होता है यूनिवर्सिटी से होता है। देखो अलग अलग से आते कोई बोर्ड से कोई यूनिवर्सिटी से, तो वो कंपेरेबल नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक कहना चाहिए इंट्रेंस टेस्ट करवाना चाहिए, तो उसमें हम अच्छी तरह से लोगों को पहचान सकते हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए मतलब किसी ने नो करके बोला है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो थर्ड मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके अंदर। अब देखो ये पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, ये हो गया क्या देखते हैं, अच्छा 29 है अब, ठीक है चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है शुड द कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स बी बैंड इन इंडिया, मतलब जो कंजम्पशन है एरेटेड बैन ड्रिंक्स का वो बैन होना चाहिए इंडिया में। तो पहला बोल रहा है येस दिस इज़ द ओनली वे, मतलब कि ओनली वे है टू रिड्यूस रिस्क, जो रिस्क को रिड्यूस करेगा एक्सपोजिंग पीपल टू सम डिजीज, ठीक है। अगला बोल रहा है नो ईच इंडिविजुअल शुड नॉट हैव राइट टू चूज वाट ही वांट्स, बोल रहा है ईच इंडिविजुअल शुड नॉट हैव राइट मतलब सभी राइट टू चूज द जो वो चाहता है। अगला बोल रहा है नो देयर वाज नो confirmed evidence that such product have an adverse effect on human body, बोला yet it's banned in many other country also, ठीक है। अब देखो मैं इसको पढ़ता हूँ हिंदी में, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। बोल रहा है क्या भारत में जो वातिक पेय के सेवन पर प्रतिबंध बैन लगाना चाहिए। पहला बोल रहा है हाँ लगा दो, यह कुछ बीमारियों में प्रति लोगों को उजागर करने में जोखिम को कम करने में एकमात्र तरीका है, ओनली वे है। बोल रहा नहीं प्रत्येक व्यक्ति को ये चुनने का अधिकार होना चाहिए उसे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। नहीं ये इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ऐसे उत्पादों को मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाँ कई देशों ने कर दिया तो आप भी कर दो। तो आप पढ़ता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग पहचानता हूँ इसमें से स्ट्रॉन्ग और वीक। देखो पहला क्या बोल रहा है ओनली वे है क्या, ये एकमात्र तरीका है रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग पीपल टू सम डिजीज, तो ये मेरा वीक है। बोल रहा है नो ईच इंडिविजुअल शुड हैव राइट मतलब उसके पास राइट है
मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो चाहे कुछ भी मतलब कि खाए पिए, तो इस तरीके का बोला है। ये देखो आर्गूमेंट बिल्कुल ही बकवास है, वीक है। तीसरा है देर इज अ नो कन्फर्म एविडेंस, मतलब कि बोलता है अब भी मना करता है, पर आगे बोलता है कि उसके पास कन्फर्म एविडेंस नहीं है सच प्रोडक्ट हेडवर्स इनवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो ये बिल्कुल सही है, स्ट्रांग होना चाहिए। और बोल रहा है इस बैंड इन मतलब कि यस करना चाहिए क्योंकि ये बैन हुआ है अदर कंट्री में। देखो अदर कंट्री में हुआ तो इंडिया में भी होना चाहिए, तो ये देखो ये भी वीक पॉइंट है। तो मेरा इसमें थर्ड ही स्ट्रांग होना चाहिए आर्गूमेंट। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, शुड इंडिया एक्वायर और मैन्युफैक्चर द लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन। कह रहा है कि इंडिया को एक्वायर करना चाहिए, खरीदना चाहिए या मैन्युफैक्चर करे लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आर्गूमेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो चार है इसके अंदर। पहला बोल रहा है यस दिस, यस के बाद बोलता है द एनिमी ऑफ इंडिया इंप्रूविंग देयर वेपन, मतलब जो इंडिया के दुश्मन है वो अपने वेपन को क्या कर रहे हैं, इंप्रूविंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली लगातार। एंड इट बिकम इम्पेरेटिव, ये जरूरी हो जाता है टू प्रोटेक्ट द सोवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को ऐसा करना चाहिए। इसने यस में उत्तर दिया है, तो हमें पहचानना है वीक है या है। अगला है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, पॉइंट नंबर सेकंड, नो इंस्टीट्यूट ऑफ मनी शुड बी डाइवर्टेड टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब ये कहने का मतलब है कि आप न्यूक्लियर वेपन पर जितना खर्च करते हो उसको मना करके अदर एक्टिव पे करो, डेवलपमेंट एक्टिविटी पर। ठीक है, अगला है थर्ड है नो द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल आइसोलेट इंडियंस एंड विल ब्रिंग अ सेटबैक टू द इंडियन इकोनॉमी। अगला नो इट विल अगेंस्ट आवर पॉलिसी एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस। तो देखो यहीं पर समझ लेते हैं इसकी लैंग्वेज कुछ हिंदी में क्या बोलना चाहता है। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पर बोलता है जो इंडिया को ना मतलब कि मैन्युफैक्चर या खरीदने से लेटेस्ट वेपन को क्या करना चाहिए, मतलब कि खरीदना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए। देखो दोबारा पढ़ते हैं, शुड इंडिया मैन्युफैक्चर एक्वायर द लेटेस्ट वेपन। तो इसमें पूछा गया कि खरीदे ना खरीदे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें तो वो पहले बोलता है यस द एनिमी ऑफ इंडिया इंप्रूविंग द देयर वेपन, मतलब जो इंडिया के दुश्मन है वो अपने वेपनों को तो क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली। एंड बीकम इम्पेरेटिव, ये जरूरी हो जाता है टू प्रोटेक्ट आवर सोवर्सिटी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। देखो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। कैसे, देखो मैं इसको बताता हूँ। देखो इसमें बिल्कुल सही है। देखो अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो दूसरा देश ज़्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, इससे क्या होगा, ठीक है, तो इससे इंडिया की मतलब कि जो इंडिया उससे नीचे हो जाएगा, फिर दूसरा कंट्री का उस पर एक तरीके से मतलब कि ये जो बोला गया है ना कि इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो उनके बराबर रह सके, बिल्कुल सही है। और सेकंड में बोल रहा है कि आप मत करो इनको, मैन्युफैक्चर ना करो, इसके बदला क्या करो, डेवलपमेंट एक्टिविटी से लगाओ। देखो ये अलग चीज़ है, ये न्यूक्लियर वेपन पे भी करना चाहिए और इस पे भी करना चाहिए, तो ये बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, वीक है। थर्ड है द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भारत को अलग कर देगी अगर वो मतलब इसके लिए इंडियन इकोनॉमी मतलब सेटबैक हो जाएगी। तो देखो वीक पॉइंट है ये, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है नो इट विल बी अगेंस्ट द अवर पॉलिसी, मतलब हमारी पॉलिसी जो बना रखी है ना, क्या मेंटेन वर्ल्ड पीस, मतलब कि हम वो बना के रखेंगे, क्या कहते हैं, वर्ल्ड में पीस, तो इसलिए ये हमें नहीं करना चाहिए। ये भी देखो वीक पॉइंट है, ऐसा नहीं है। तो इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है। तो देखो ये हमने क्वेश्चन करे। देखो आज के जो क्वेश्चन का लेवल था काफ़ी अच्छा था। तो देखो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का नेम है, इस पे इधर से क्या करना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और देखो ये मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो जो आज हमने क्वेश्चन करे थे ना, हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं, देखो पहले मैंने करवाया था 0 लेवल, सबको समझ आया होगा। देखो सेकंड में थोड़ा सा लेवल अप था, ठीक है, और थर्ड में देखो इसका लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब इसी तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन तीनों क्लासेस का पीडीएफ यहाँ से ले लेना, और अगर और क्या करना, इन क्लासेस को रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। अब देखो क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। देखो अभी इसका मुझे पार्ट नंबर 4 भी करवाना है, 5 भी करवाना है, तो मैं अगली नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, मतलब कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट में। इसमें मैं नेक्स्ट में 10 क्वेश्चन लाऊंगा और उसका लेवल इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा।